79 साल के शिव सिंह भंडारी आजकल खुश हैं। उनकी खुशी का राज एक ऐसी खबर है जिसका इंतजार उन्हें तब से था जब वो महज 16 साल के थे। आज 63 साल बाद जब उन्हें ये खुशखबरी मिली तो उनके पास इसे साझा करने के लिए अधिकांश पुराने परिचित और रिश्तेदार मौजूद नहीं हैं। वो अपनी बहू और पोते के साथ देहरादून में मौजूद घर में रहते हैं। बात करते हुए वो 1962 के उस सितंबर माह में पहुंच जाते हैं जब उन्हें फरमान सुनाया गया कि अब वो अपने घर यानी नेलंग दोबारा नहीं जा पाएंगे। वो अपने परिवार संग अपने गांव नेलंग से 6 माह के शीत प्रवास के लिए डूंडा गांव के निकले। वापस लौटने की उम्मीद की खबर सुनने के लिए ही 6 दशक से ज्यादा का समय लग गया। उत्तरकाशी के सीमांत नेलंग और जादूं के जाड़ जनजाति के शिव सिंह भंडारी के साथ ही ये कहानी है 80 परिवारों की, जिन्होंने भारत चीन युद्ध की सबसे ज्यादा कीमत चुकाई। 1962 के युद्ध से पहले जाड़ जनजाति के ये हिमालयी रहवासी बहुत उम्दा अंतर्राष्ट्रीय व्यापारी माने जाते थे। चाइना का जो आक्रमण हुआ था भारत में, उसकी वजह से जो है तमाम बॉर्डर पे हलचल हुई। हम लोग सितंबर अक्टूबर के शुरू में ही हम लोग गांव वाले नेलंग और जादुंग वाले, जैसे कि हम लोग माइग्रेट होते हैं अपने सर्दियों के लिए, डूंडा के लिए, हम लोग से माइग्रेट हो गए थे। 63 के मार्च अप्रैल हम लोग फिर माइग्रेट होकर के अपने गांव की तरफ जाना होता है। उसी दौरान हमें एक बात का पता चली, हालांकि इस प्रकार के कोई आक्रमण वाली बात तो नहीं थी, लेकिन तिब्बती लोग 10-11 याक पे सामान लाद करके ऐसा सुना गया कि उनके साथ में कोई चाइनीज़ वाले भी थे जिनको नागा में ही रोक दिया गया था। और इस प्रकार की जो हवा चली, और उसके बाद पीएसी वालों ने सीधा कहा कि भाई हालत जो है ठीक नहीं है, नेलांग जादुंग में के बॉर्डर में ख़तरा बना है, बरकरार है, आप लोग ना आए तो ठीक है, नहीं आए आप लोग। इस डर के मारे गांव वालों को आने नहीं दिया और 62 में जो है लोग गांव ना आकर के बगोरी तक के आना हुआ। उसके बाद में ये जो हमारा गांव में आने जाने का रास्ता जो है वो लगभग बंद हो गया, बंद कर दिया गया। दूसरे शब्द में ये कह सकते हैं हम। सीमांत जाड़ जनजाति के ये 2 गांव गर्मियों के 6 माह यानी अप्रैल से सितंबर तक उत्तरकाशी से लगभग 20 किलोमीटर दूर डूंडा गांव में प्रवास करते हैं। लेकिन डूंडा पहुंचने से पहले नेलंग या जादुंग के जाड़ लोग हर्षिल बगौरी गांव में भी कुछ दिनों के लिए प्रवास करते हैं। ये दुनिया की एकमात्र ऐसी जनजाति है जिनके लिए आजादी के बाद घुमंतु स्कूल सरकार द्वारा स्थापित किए गए थे। सन 50 में जो विद्यालय खुला, सन 51-52 में जो विद्यालय खुला, प्राइमरी स्कूल से शुरू हुआ वहाँ पे। वो स्कूल भी आपको शायद सुन के ताज्जुब होगा कि वो स्कूल भी जैसे हम लोग माइग्रेट होते हैं जाट लोग 6 महीने कहीं और 6 महीने कहीं, उसी प्रकार से वो स्कूल भी माइग्रेट हो जाती साथ में। जैसे प्राइमरी स्कूल नीलांग जो है वो 6 महीने नीलांग में चलता था, 1-8 महीने बगोरी में स्टार्ट, तो इसके बाद 2-4 महीने फिर चोरपानी चला जाता था। तो नीलंग चोरपानी से चला जाता था, जहाँ जहाँ लोग जाते थे वहाँ स्कूल भी शिफ्ट हो जाता। इसी प्रकार से सन 55-56 में 54-55 में एक जूनियर हाई स्कूल खुली वहाँ पे हर्सिल डुंडा के नाम से। वो स्कूल भी जो है 6 महीने हर्सिल में और 6 महीने डुंडा चलता। मतलब जैसे जैसे हम लोग जाट लोग माइग्रेट होता था, ऐसे तो वो स्कूल भी आपने उनके साथ में माइग्रेट हो जाता था। उनको नीचे हर्सिल में भी बिल्डिंग बनी हुई है और डुंडा में भी उनके लिए जो है बिल्डिंग बनी है। सारे टीचर्स को टीए उनको साथ में मिल जाता था। और ये अजीब सा स्कूल था उस समय लोगों को कहते थे कि कैसा स्कूल है, जो कि लोगों के साथ माइग्रेट होता था। लेकिन सरकार ने ये बना करके हम लोगों को जागरूक करने की बहुत कोशिश की है। जाड़ समुदाय के पास व्यापार का एक विशेषाधिकार था जो उन्हें तिब्बत सरकार ने दिया था। वो ये कि वो ही तिब्बत में भीतरी इलाकों में प्रवेश कर व्यापार कर सकते थे।
उत्तरकाशी के सीमांत इलाकों के अन्य गांव के लोग व्यापार नहीं कर सकते थे। अगर उन्हें तिब्बत जाना ही होता था तो उन्हें जाड़ समुदाय के सहायक के रूप में जाना होता था। इसी कारण इस अंतर्राष्ट्रीय व्यापार से उन्हें इतनी समृद्धि थी कि उन्हें 3 राज्यों को टैक्स देना होता था। 3 रियासतों के बीच में, 3 ताकतों के बीच में एक गांव एकदम से कंडीशनली एक फंसा हुआ था गांव। तो वो गांव वाले व्यापारी थे और बहुत अच्छे व्यापारी थे, और इससे पता चलता है वो कितने स्मार्ट व्यापारी थे कि वो तीनों रियासतों को टैक्स देते थे। उनका टैक्स का विवरण भी कागजों में मौजूद है कि किस रियासत को कितना टैक्स देते थे। और वो धीरे धीरे कालांतर में ये हुआ कि वो सभी को टैक्स देते थे, लेकिन बाद में क्या हुआ कि धीरे धीरे बगोरी वाले, जो जादुंग वाले जो लोग हैं, जो अभी वर्तमान में बगोरी में रहते हैं, और नीलोंग वाले जो लोग हैं, ये भेड़ पालन और बकरी पालन में ये आ गए। तो ये नीचे की तरफ अपने मवेशियों को चराने लाते थे, चोरपानी और डुंडा इस तरफ आने लगे। तो कहते हैं कि इसमें जो माननीय हमारे मुख्यमंत्री रहे हैं भुवन चंद्र खंडूरी जी, उनके फादर घरानंद जी, जो कि फ्रेडरिक विल्सन का जो लकड़ी का काम था, वो जब फ्रेडरिक विल्सन बीमार हुए और उसके बाद जब वो उनका इंतकाल हो गया मसूरी में, तो सेम काम जो है घरानंद जी ने लकड़ी का काम उन्होंने किया। तो कहते हैं कि बगोरी वालों को 1920 और 21 के दौरान उनके कागज़, जो खतौनी के कागज़ बने हुए हैं, वो घरानंद जी का उसमें बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल रहा है। उन्होंने उनके टिहरी के राजा से बात कर कर उनके साथ वो किया है। लेकिन इनकी जो वहाँ पर बसावट वाली बात है, जिस जगह पर वो रहते हैं, वहाँ से वो टिहरी रियासत को लगातार टैक्स देते थे। जाड़ समुदाय के लोग अप्रैल में जब डूंडा से नेलंग और जादुंग लौटते थे तो महिलाएं फाफर, जौ और अन्य फसलों की खेती करती थी, जबकि पुरुष तिब्बत की थोलिंग मंडी जाने की तैयारी शुरू कर देते थे। गांव वाले अपने कुल देवताओं की पूजा कर उन्हें सुख और समृद्धि के लिए आह्वान किया करते थे। व्यापार में जाने से पहले तिब्बत सरकार का एक प्रतिनिधि जादुंग और नेलंग गांव ये देखने आता था कि कहीं कोई इंसान या जानवरों में कोई महामारी तो नहीं फैली है। तसल्ली होने के बाद वो व्यापार के लिए आमंत्रित करता और फिर व्यापार शुरू हो जाता। लेकिन जल्द ही यहाँ के रहवासियों की जिंदगी में ग्रहण लग गया। तिब्बत के व्यापार में केवल नेलंग जादुंग के जाट लोग ही जाते थे। इसके सबसे पहले मैंने कारण यह कि जो तिब्बती भाषा है, ये कि ये 2 गांव वाले ही जानते हैं, क्योंकि व्यापार बिना भाषा के तो हो नहीं सकता। और आपके जो टकराव के और लोग जो हैं, अगर वो जाते भी हैं, अगर व्यापार के कोई जाते भी हैं, या तो उनके साथ में नौकर होते हैं या फिर उनके साथ में साझीदार होते हैं। उन्हीं के साथ जा सकता था, उन्हीं के मुताबिक हो सकता था, लेकिन और लोगों से उनका व्यापार डायरेक्टली नहीं होता था। जो भी व्यापार होगा, नेलंग जादुंग के जो जाट लोग हैं उनके थ्रू ही व्यापार होता था। आज करीबन 64-65 साल हो गए हैं लगभग, सन 62 के बाद में 60 साल से ज़्यादा ही हो रहा है। अभी तक तो हमें अपने गांव में आने दे रहे हैं। हमें अपने गांव में जाने के लिए हमें परमिशन लेनी पड़ती है। आपको शायद मालूम नहीं है, 2 जून को हम अपने देवी देवताओं को पूजने के लिए अपने गांव जाते हैं। उसके लिए भी हमें 3 जगह से परमिशन लेनी पड़ती है, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट से और आर्मी के ऑफिसर से परमिट भी बनाना पड़ता है। अब 63 साल बाद एक बार फिर से यहाँ के निवासियों की जिंदगी में एक खुशखबरी आई है। केंद्र के दिशा निर्देशन में इंडियन आर्मी और राज्य सरकार ने वाइब्रेंट विलेज योजना के तहत इन दोनों गांवों को फिर से बसाने की योजना बनाई है। ये चीन सीमा से लगते पहले ऐसे 2 गांव होंगे जिन्हें फिर से बसाया जा रहा है। देखिए, वाइब्रेंट विलेज का जो प्रोजेक्ट है, हमारी पूरी हर्सिल वैली में जो 10 गांव हैं उनके लिए ये चल रहा है, जिसमें 8 गांव तो आबाद हैं, उसमें लोग रहते हैं, और 2 गांव ऐसे हैं जो 1962 में उनको खाली करा दिया था। एक जादुंग है और दूसरा नेलोंग है। तो इनको पुनः बसाने के लिए योजनाएं चल रही हैं। और जादुंग का, जैसे मैं आपको बताना चाहता हूं कि जादुंग गांव में हम लोगों का उसमें होम स्टे बन रहे हैं, और आने वाले टाइम में ये लगभग 23 होम स्टे प्रथम फेज में बनेंगे। हमने फिर एक बड़ा प्रोजेक्ट भारत सरकार को भेज रखा है, और उसमें लगभग 23 ये हो गए,
और उसके अलावा जो कम्युनिटी ओरिएंटेड होम स्टे जो हम बनाएंगे वो भी लगभग 49 होम स्टे फिर बनाने का प्रोजेक्ट भेज रखा है जादूंग गांव के लिए। उसमें और जो सामुदायिक से संबंधित योजनाएं हैं वो भी बना के भेजी हैं। तो आने वाले समय में इसमें काफ़ी कुछ योजनाएं धरातल में उतरेंगी और उनकी आजीविका को थोड़ा सुरक्षित करने के लिए हम लोगों ने इस बार ये जादोंग से जनकताल जो ट्रैक है उसका माननीय प्रधानमंत्री जी से फ्लैग ऑफ कराया। यानी जादूंग गांव के निवासी होम स्टे के बाद जो उनका हैंडीक्राफ्ट है उससे संबंधित योजनाएं भी रखी हैं। एक तरफ वो अपना हैंडीक्राफ्ट से अपना आजीविका चलाएंगे और दूसरी तरफ जो होम स्टे होंगे उन होम स्टे में जो हमारे पर्यटक ट्रैकर जादूंग से जनकताल जाएंगे तो उससे उनकी आजीविका उसको हम टैग कर रहे हैं। अपने घरों को खोने की कीमत क्या होती है ये कोई जाड़ समुदाय से ही जान सकता है। बिना कोई मुआवजा या विस्थापन किए उन्हें अपने मूल जमीन से बेदखल कर दिया गया। लेकिन देरी से ही सही आज उन्हें फिर एक उम्मीद बंधी है कि उनके ट्रांस हिमालय की संस्कृति सजोए ये रहवासी अपने गांव लौटेंगे।